तो लास्ट वाली क्लास में क्या हुआ था? डिजास्टर वाला पार्ट हो गया था। नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से जो डिजास्टर है वो हो गया था। डिजास्टर के बाद में दूसरी और लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो पोल्यूशन वाला पार्ट है। पोल्यूशन के बाद में रिसोर्सेज से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उनको कंप्लीट करेंगे। वैसे लास्ट के दो ही टॉपिक रह गए हैं। एक तो एनवायरमेंटल इश्यूज इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सारे अलग अलग तरह के जो भी पोल्यूशन है। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पोल्यूशन की वजह से कौन सी डिसीज होती है। अगर पानी में कैडमियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए या किसी और एलिमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो पूरी एक लिस्ट है, उसको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में से ना इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है वो टारगेट्स पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट में जो टारगेट्स हैं रिसोर्सेज को लेके कि कितने साल में कितना प्रोडक्शन करना है और कितने % टारगेट अभी तक एक्चुअल में अचीव हो चुका है। तो ये जो है चीज़ें ये पूछी जाती हैं। ये थोड़ा करंट वाला पार्ट है, ये वेबसाइट से देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं पोल्यूशन से। पोल्यूशन का जो मेन रीजन है वो कई अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो पहले हमें देखना है कि पॉल्यूटेंट्स अलग अलग टाइप्स के हर एक एक्सपेक्ट में पॉल्यूटेंट अलग अलग होते हैं। तो किस तरीके के, सबसे पहले अगर कैटेगरी देखी जाए अकॉर्डिंग टू द फॉर्म इन व्हिच दे परसिस्ट आफ्टर according to the form in which they persist after released into the environment। मतलब इनकी परसिस्टेंस के बेसिस पे अगर इनको एक बार एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया गया तो ये कितने टाइम तक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, पॉल्यूट करते रहते हैं। तो पहले तो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट होते हैं जिन्हें जिस फॉर्म में हम रिलीज करते हैं वो उसी फॉर्म में बने रहते हैं, जैसे डीडीटी और प्लास्टिक। प्लास्टिक को जिस फॉर्म में एक बार हमने फेंक दिया वो सालों साल तक वैसे ही रहेगी, डिग्रेड नहीं होती है। तो ये होते हैं डीडीटी की फुल फॉर्म जो है ये फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन केमिकल में सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है ये। तो डीडीटी है, प्लास्टिक है, जिस तरीके से जिस फॉर्म में रिलीज किया जाता है एनवायरनमेंट में ये लंबे समय तक वैसे ही बने रहते हैं। फिर होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के इंटरेक्शन में आने के बाद में कुछ रिएक्शंस के बाद में ये कन्वर्ट होके परसिस्ट करते हैं, जैसे कि पैन, PAN। ये फुल फॉर्म याद रखना, PAN की फुल फॉर्म एक बार पूछी गई है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स के कॉम्बिनेशन से ये पॉल्यूटेंट बनता है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, पूछी जा सकती है। और इसमें ना एक बार एग्जाम से पहले अपने सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि जो 2-3 दिन हो चुके हैं पेपर, हमने प्रोटोकॉल से काफ़ी कुछ पूछा नहीं। मेन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कौन सा प्रोटोकॉल किसके लिए यूज हुआ था और इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। फिर उसके बाद में नेचर में एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनके दो क्लासिफिकेशंस हैं, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स और क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। क्वांटिटेटिव कैसे? These occur in nature and become pollutants when their concentration reaches beyond threshold level। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं जो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स होते हैं ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन क्वांटिटी से अगर ये ज़्यादा हो जाए तो वो ये पॉल्यूटेंट्स की तरह काम करने लगते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो
बहुत अच्छी ग्रीन हाउस गैस है और इसका काम है हीट को ट्रैप करके रखना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, हीट को ट्रैप करता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो उसकी वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग का इशू होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह जो भी ऑक्साइड्स होते हैं ज़्यादातर, ये जब तक एक सर्टेन लेवल पे है तब तक तो ये अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर इनकी जो थ्रेशोल्ड लेवल होती है वो उससे ज़्यादा इनकी क्वांटिटी हो जाती है तो पॉल्यूटेंट्स की तरह काम करते हैं। फिर है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, दीज डू नॉट अकर इन द नेचर एंड आर मैन मेड। जो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नेचुरल होते हैं, क्वालिटेटिव मैन मेड होते हैं, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, डीडीटी वगैरह ये सारी चीजें। नेचर ऑफ डिस्पोजल के अकॉर्डिंग दो तरीके के हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिन्हें डिग्रेड किया जा सकता है यूजिंग बायोलॉजिकल मींस, बैक्टीरिया फंजाई वगैरह इनको बायोडिग्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये किसी भी तरह के माइक्रोबियल एक्शन से डिग्रेड नहीं होते, ये प्रोसेस करते हैं नेचर में लंबे समय तक। प्लास्टिक है, ग्लास है, हैवी मेटल के सॉल्ट जो होते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस काफ़ी लंबे समय तक, कई सालों तक ये रेडियोएक्टिव रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर वो फैन उधर कर दीजिए सर, लेफ्ट वाला थोड़ी देर तक ऐसा आपको उधर जाएगा बस। एयर पॉल्यूशन, क्या एयर की पॉल्यूटेंट्स याद रखने हैं इसमें। पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंड होते हैं, सस्पेंड रहते हैं एयर में। सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर भी मेनली कहा जाता है। और दूसरे गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के जो अलग अलग ऑक्साइड्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के कई अलग अलग कॉजेज हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्न किया जाता है, पेट्रोलियम को बर्न किया जाता है अलग अलग तरह के केमिकल्स बनाने के लिए, तो उसमें कई सारे बाई प्रोडक्ट गैसेस निकलती हैं जो हार्मफुल होती हैं। उसमें सल्फर बेस्ड और नाइट्रोजन बेस्ड कई सारे ऑक्साइड्स होते हैं। स्मॉग होता है, स्मॉग या फिर ग्राउंड लेवल जब फॉसिल फ्यूल का जब कम्बशन होता है, फॉसिल फ्यूल की कम्बशन में जो गैसेस निकलती हैं, ये गैसेस जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करती हैं तो एक स्मॉग बनता है जो इसी कैटेगरी में आता है। फॉग टाइप का ही होता है कि सर जो पॉल्यूशन के जो पार्टिकुलेट मैटर है उनके साथ में जब सनलाइट के साथ में रिएक्ट करती है तो उसकी वजह से बनता है। स्मॉग का आगे बढ़ना है, अभी स्मॉग का आगे क्या रखते हैं। फिर उसके बाद में सूट या पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर क्या है? ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो ये गैसेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं और सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। कोल कंप्रेशन से, थर्मल पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से मेन कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखना है। थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट में कोल बर्निंग से जो मेन गैस निकलती है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। और कार्बन बेस्ड फ्यूल को बर्न करने से जो मेन गैस निकलती है, जो मेन गैस प्रोड्यूस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। फिर सोर्सेज मेन याद रखने हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे मेन सोर्स है, सबसे मेजर सोर्स क्या है? थर्मल पावर प्लांट। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे मेन सोर्स क्या है? कार्बन बेस्ड फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ये जब बर्न होते हैं व्हीकल्स की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और फ्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मेनली कहाँ पे? एसी में और रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद में एयर पॉल्यूटेंट्स के भी कई अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर द पॉल्यूटेंट्स व्हिच आर एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एनवायरनमेंट फ्रॉम देयर नेचुरल, फ्रॉम either natural events or human activities।
कौन कौन से इसमें आ जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर वगैरह। इसमें ना इस वाले टॉपिक को और इसके आगे वाला जो टॉपिक है मेन चीज क्या याद रखनी है। यहाँ से डिसीज वाले एक क्वेश्चन में जाते हैं। मेन सोर्स मुझे लगता है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, मीथेन अगर है तो मीथेन कहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। मेन से ये क्वेश्चन आते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ये नेचुरल इवेंट या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है जो ये रिएक्शन की वजह से जो अलग और दूसरे इवेंट्स हैं और दूसरे कंपाउंड्स हैं उनके रिएक्शन की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर्स के साथ में रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट होता है, रिएक्शन की वजह से हो रहा है। उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड है, ओजोन O3 और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है ये कब बनता है? जब ओजोन लेयर की जो ओजोन होती है वो हाइड्रोकार्बन्स के साथ में रिएक्ट करती है। और ये हाइड्रोकार्बन कहाँ से आते हैं? ये पेट्रोलियम जब बर्न होता है, पेट्रोलियम की बर्निंग की वजह से जो हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में ओजोन के साथ में रिएक्ट करते हैं, तब जाकर के बनता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये फुल फॉर्मूला है। फिर होते हैं क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स और नॉन क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स। क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया या फिर गाइडलाइंस जारी कर रखी है कि ये जो है इनका एमिशन इतने परसेंट या इस लेवल पे होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर होगा तो वहाँ पे पेनल्टीज वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो वो सारे पॉल्यूटेंट्स जिन पे रेगुलेशंस लगाए गए हैं, क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स को कहा जाता है। जिन पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है वो नॉन क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स से कौन कौन से यहाँ पे आएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये सारे के सारे कैसे हैं? क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स हैं जिनमें रेगुलेशंस लगाए गए। अभी जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं इनके सोर्स मेन याद रखते हैं। क्या क्या इनके सोर्स होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब प्रोड्यूस होता है, कार्बन बेस्ड फ्यूल्स जो होते हैं, कार्बन बेस्ड जो एलिमेंट्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, वुड है, इनकी बर्निंग से और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा सिगरेट्स वगैरह का जो धुआं होता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। मेजर इशू इससे क्या है? इट लोअर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट एंटर्स आवर ब्लड। ऑक्सीजन इनटेक को ये अफेक्ट करता है ब्लड में, इसकी वजह से रिफ्लेक्सेस स्लो, कंफ्यूज और स्लीपीनेस ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है नेचर में एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, मेन ग्रीन हाउस गैस होती है। फिर उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मेनली रिलीज होते हैं जैसे एसी से और रेफ्रिजरेटर से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मेन प्रॉब्लम क्या होती है? CFCs जब स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं जहाँ पे ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर के साथ में लेयर सरफेस को ये डिप्लीट करने का काम करते हैं। तो ओजोन डिप्लेशन के लिए मेन जो एलिमेंट या मेन जो पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर उसके बाद में ओजोन। ओजोन जो है ये एक गुड ओजोन होता है, एक बैड ओजोन होता है। जो ओजोन लेयर में ओजोन है दैट इज गुड ओजोन, जिसकी वजह से आपको यूवी लाइट ब्लॉक होती है। ओजोन, गुड ओजोन और बैड ओजोन, ये दो अलग अलग तरीके के होते हैं। दूसरा जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, ग्राउंड लेवल ओजोन का जो मेन एमिशन का जो सोर्स है वो है व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज की वजह से। और ये क्या करता है, आंखों में इचिनेस, बर्न और ये सारी चीज़ें इसकी वजह से होती हैं। लेड पेट्रोल में, डीजल में लेड बैटरीज होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। पेंट में होता है और जो हेयर डाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें लेड होता है। और यहाँ पे एक डिसीज का नाम दिया गया होगा,
अच्छा कैंसर रिपोर्ट है इसमें। मुझे स्टिल ले लेते हैं मैं लाइफ की नॉर्मल लाइफ यूवी जैसी वेबसाइट पे लिस्ट दी गई थी, दोबारा अगर मेरे को मिलेगी तो मैं शेयर करूँगा। इसमें पूरी लिस्ट थी, बस पॉलिटिन की वजह से कौन से डिसीज होती है। ग्राउंड लेवल ओजोन जो है, ग्राउंड लेवल ओजोन मेन ट्रिगर होता है किसके लिए? एस्थमा प्रॉब्लम्स के लिए। एस्थमा जैसी प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल ओजोन की वजह से हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो है ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। क्या क्या चीज़ें इसको देखो, ये सारे इसके सिम्टम्स दिए गए हैं। फिर सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। कोल और ऑयल के बर्निंग से जो गैस प्रोड्यूस होती है सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या क्या इससे प्रॉब्लम हो सकती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज। So नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या था N2 क्या होता है? N2 है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी होता है। अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। किसकी वजह से होता है? स्मॉग और एसिड रेन की वजह से प्रोड्यूस होता है। मेन जो इसका है और बर्निंग फ्यूल नहीं, पेट्रोल और डीजल कोल वगैरह बर्निंग से उनको जलाने से नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या कॉज करता है? स्मॉग और एसिड रेन। जब एटमॉस्फेयर में जाता है दूसरे केमिकल्स के साथ में रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से स्मॉग और एसिड रेन की सिचुएशन क्रिएट होती है। रेस्पिरेटरी डिसीजेज जो है वो मेन इसका कॉज है, मतलब मेन प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। स्मॉग दो वर्ड से मिलकर बना है, फॉग और स्मोक। धुएं जैसा होता है, फॉग जैसा भी लग रहा होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्रिएट होता है। प्राइमरी कंपोनेंट क्या है इसका? ओजोन। स्मॉग का जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो है ओजोन। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं सनलाइट के साथ में रिएक्ट करते हैं और दूसरे एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट करके इस तरह के जो पोल्यूशन होता है क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे ओजोन
ये तो नीचे जो दिए गए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर और फॉर्मल्डिहाइड वगैरह, ये इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो है मेनली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आपको कितना याद रखना है, स्मॉग क्रिएट हो रहा है, पहले जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली ओजोन जो है, ओजोन सनलाइट के प्रेजेंस में और दूसरे हाइड्रोकार्बन के साथ में जब रिएक्ट करता है तब स्मॉग क्रिएट होता है। फिर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मेनली कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट से। मेन सोर्स जो है सल्फर डाइऑक्साइड का दैट इज थर्मल पावर प्लांट, और ये लंग से रिलेटेड डिसीज क्रिएट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिड रेन के लिए होता है और नाइट्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों होते हैं, मतलब सल्फर और नाइट्रोजन इन दोनों के ऑक्साइड जो है ये जब कंबाइन होते हैं, ये जब रिएक्शन करते हैं तब एसिड रेन क्रिएट होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों ही एसिडिक होते हैं, इन दोनों की वजह से एसिड रेन। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस वो सारी गैसेस होती हैं जो सनलाइट को अर्थ पे ट्रैप करके रखते हैं ताकि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहे, और जब एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये गैसेस हो जाती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होने लगता है। सारी सिंपल चीज़ें हैं। फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में जब कोल बर्न किया जाता है तो बाद में ये जो रेसिड्यू होता है, रेसिड्यू बचता है ऐश, कोल का ऐश बचता है लास्ट में, इसके बड़े बड़े से पहाड़ जैसे ऐसे बना दिए जाते हैं। इसमें मेन चीज़ें क्या होती है, मेन आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये तीन एलिमेंट्स मेनली प्रेजेंट होते हैं इसमें फ्लाई ऐश। एल्यूमिनियम सिलिकेट मतलब सिलिकेट जो है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिना है और ऑक्साइड, तीन नाम याद रखते हैं, सिलिका, एल्यूमिना और अलग अलग तरह के ऑक्साइड। ऑक्साइड कौन कौन से, सिलिकॉन का होता है और कैल्शियम का होता है, तो ये इसमें मेनली प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब जो मेन जितने हार्मफुल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हार्मफुल एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एसिड रेन है। एसिड रेन कब होता है, जब जो बारिश है उसका जो पानी है उसकी pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाए। pH वैल्यू अगर 7 है तो पूरी तरीके से न्यूट्रल है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर जब जाएंगे तो वो एल्कलाइन हो जाता है, 7 से नीचे आएंगे एसिडिक होगा। तो अगर पानी की जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उस नॉर्मल रेन वाटर का pH वैल्यू होता है 5.6, और अगर ये pH वैल्यू 5.6 से नीचे जाती है, 0 की तरफ जितना पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा रेन जो है एसिडिक होगी। मेन रीज़न क्या है इसके, कई सारे ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे मेनली दो ऑक्साइड है, कौन सा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, दो ऑक्साइड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो SO2 और NO2, ये देखो पूरी रिएक्शन यहाँ पे दी गई है किस तरीके से SO2 और NO2 ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के साथ में कंबाइन करके H2SO4 और HNO3 बनाते हैं। SO2 वाटर वेपर्स और ओजोन के साथ में रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा इसमें, और नाइट्रस एसिड जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड किससे बनेगा, NO2 से। तो H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 है नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं। रिएक्शन क्वालिटी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें क्या क्या देख लेना है जो रिएक्टेंट्स है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और वाटर वेपर। फिर इंडोर एयर पोल्यूशन है, इसमें कुछ बताना नहीं है। इंडोर एयर पोल्यूशन से उन्होंने कुछ लकड़ी वगैरह जलाया, फायरवुड, क्रॉकरीज वगैरह कुछ जलाया है, ये सारी चीज़ें हीटिंग और कुकिंग वगैरह के लिए जो अगर हम फायरवुड का यूज़ कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ों की वजह से इंडोर एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। वहाँ पे भी मेनली जो है रेस्पिरेटरी डिसीजेज देखने को मिलती है।
ऑयल वगैरह निकालते हैं। वो दोबारा से डालते हैं। दो वर्ड से मिलकर बना है स्मोक और फॉग से। और दो तरह के स्मोक होते हैं, क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्लासिकल स्मोक occurs in cool humid climate, it is mixture of smoke और जहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होता है, कूल ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पे होता है, ठंडा है लेकिन वाटर वेपर्स है, तो वहाँ पे वाटर वेपर और किस किस से मिलके वाटर वेपर, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों मिलकर के क्या क्रिएट करते हैं? स्मोक क्रिएट करते हैं। दूसरा है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ क्रिएट होता है? जहाँ पे ड्राई टेम्परेचर होता है और सनी टेम्परेचर होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस मेन क्या है? क्लासिकल फॉग और फोटोकेमिकल स्मोक इन दोनों में डिफरेंस है। बेसिक सा डिफरेंस बस यही है, तो क्लासिकल स्मोक है वो कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में हो रहा है और फोटोकेमिकल स्मोक क्लासिक वाला हिल स्टेशन कैसे होगा? हिल स्टेशन कैसे लगाओ? क्लासिक में हाँ कैसे चल रहा है? तो ये हिल स्टेशन वगैरह तो हिल स्टेशन तो हाँ यहाँ पे हाँ तो होता है ये ठंड के टाइम पर। कूल क्लाइमेट होना चाहिए और ह्यूमिड होना चाहिए। वाटर वेपर अगर प्रेजेंट है और सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह कुछ भी वहाँ पर अगर होता है तो उसकी वजह से क्रिएट। फोटोकेमिकल स्मोक जहाँ टेम्परेचर ड्राई हो, गर्म हो, जैसे अपना दिल्ली जगह से स्मोक जाता है यहाँ पे, तो सनलाइट की वजह से सर अभी रिसेंट मुंबई में हो रहा था बहुत ज़्यादा। बस इसमें यही तो मेन डिफरेंस है। और मेजर कंपोनेंट क्या होता है स्मोक का? सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा मेरे दो। स्मोक का जो मेन कंपोनेंट है वो है ओजोन। ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, इन सभी के साथ में कॉम्बिनेशन की वजह से स्मोक क्रिएट होता है। फिर स्मोक के लिए क्या क्या चीजें हैं? स्मोक टावर्स लगाए जाते हैं। चाइना में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ये लगाया गया है जहाँ पे सबसे पहले लोग स्मोक टावर फिट किए गए थे। स्मोक टावर क्या है? जो भी आसपास की एयर होती है उसको ट्रैप करेगा और फिर उसको प्यूरिफाई करके वापस एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा। स्मोक टावर है। फिर उसके बाद में स्मोक गन है। स्मोक गन तो कई जगह पे देखी होगी। ये फोटो तो दिल्ली हाँ में है। यही पे जरूरत पड़ती है। नहीं बट ये नहीं है, ये वाली नहीं है। यहीं पे जरूरत पड़ती है इतनी ज़्यादा। हाँ और ये भी देखा मैंने, जैसे पानी स्प्रिंकल करके भी जा रहे थे मज़ा आ रहा था। है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में ना जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली हैं, एक तो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। कितनी क्वांटिटी ऑक्सीजन की पानी में होगी तो उसको पॉल्यूटेड वाटर कहेंगे या फ्रेश वाटर कहेंगे। तो अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है DO की वैल्यू जो है 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो उस पानी को कंटेमिनेटेड कहा जाएगा। और अगर 4.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम अगर है तो उसको तो जो वाटर है उसको हाईली पॉल्यूटेड कहा जाएगा। तो ये वैल्यू याद रखनी है। पानी को पॉल्यूटेड या कंटेमिनेटेड कब कहेंगे? कंटेमिनेटेड कब कहेंगे जब डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी हो 8.0 mg पर लीटर से कम हो। और अगर 4.0 mg पर लीटर से कम हो जाती है तो हाईली। दो टर्म्स और हैं यहाँ पे BOD और COD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? पानी में जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा तो उतनी ही ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी उसको डिकम्पोज करने के लिए। तो जैसे जैसे अगर पानी का या उस वाटर बॉडी का BOD इंक्रीज होगा, BOD या COD दोनों में से कुछ भी इंक्रीज होता है तो वो पानी पॉल्यूटेड माना जाता है।
जब पॉल्यूशन नहीं होगा तो मतलब उसका बीओडी और सीओडी भी बहुत कम होगा और वो पानी साफ माना जाएगा। सीओडी क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैटर्स, दोनों तरह के मेटल्स को डिकम्पोज करने के लिए जो जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, तो उसको कहा जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों एक जैसी चीजें हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल में सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर आता है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के मैटर आते हैं। अगर पानी में कैडमियम ज्यादा हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? डिसीज है, इसका नाम है कि अजीब सा नाम है एटाई या फिर आउच आउच डिसीज, अजीब सा नाम है इसका। और क्या होता है, बोन्स और जॉइंट्स में दर्द होता है किसकी वजह से? अगर पानी में कैडमियम। तो डिसीज का नाम याद रखना है, दो नाम है, एटाई और आउच आउच, सेम डिसीज का नाम है। सर ये डाइट है किसी और लैंग्वेज में? तो पानी में अगर कैडमियम होता है तो ये डिसीज होती है जिसकी वजह से क्या है, जॉइंट्स और बोन्स में पेन होता है और ये लंग और लिवर कैंसर भी कर सकता है। और अगर पानी में लेड ज़्यादा हो तो उसकी वजह से एनीमिया, हेडेक, लॉस ऑफ मस्कुलर पावर, ठीक है, ये होता है। नाइट्रेट अगर ज़्यादा होते हैं पानी में तो नाइट्रेट की वजह से क्या होता है, excess nitrate in drinking water reacts with hemoglobin to form non-function methamoglobin। मतलब कुल मिला के ये है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी अगर नाइट्रेट ज़्यादा पानी में होते हैं तो। हीमोग्लोबिन होता है मेन कंपोनेंट जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके साथ में रिएक्ट करता है ताकि हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन इंटेक कैपेसिटी है वो कम हो जाए, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। और इसको, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट्स की वजह से होता है। सर it hurts। तभी आउच आउच सिंपल लैंग्वेज में उसका नाम रख दिया गया। और बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर की एक्सप्लोटेशन की वजह से क्या है, सॉइल में से आर्सेनिक भी आ सकता है। आर्सेनिक भी मेटलिक कंपाउंड है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम मिल सकती है? ब्लैक फुट डिसीज, डायरिया, पेरिफेरल यूरिटिस, हाइपरकेरेटोसिस और लंग और स्किन कैंसर वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें हैं। किसकी वजह से होती है? आर्सेनिक की वजह से। सर कुछ भी आएगा कैंसर टेस्ट कर लेंगे। नहीं, कैंसर से भी आपने दो ही चीज़ों से, कैडमियम से और आर्सेनिक अरे से। इससे पहले भी कितने सारे उसमें आया है। हाँ। यहाँ पे वाटर पॉल्यूटेंट्स है तो इसमें मेनली बस यही ध्यान रखना है। कैडमियम और आर्सेनिक ये दोनों हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन से कैंसर की प्रॉब्लम हो ही जाती है। इफेक्ट्स क्या है इसके? कई सारी अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं, पॉल्यूशन होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे वो लिस्ट में दे दूँगा एक गट्टी जिसमें सारे डिसीजेस दिए गए हैं, तो बस उसी को अच्छे से रख लेना है इनका। डिसीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो एनवायरमेंट से ना डिसीज से क्वेश्चन आएगा मेन। दूसरा मेन क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है या फिर जो जितने इंटरनेशनल एग्रीमेंट वगैरह हो गए उनसे। और तीसरा क्वेश्चन फिर वही सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो बताओ सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सर बर्न जो करते हैं पेट्रोलियम सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट से और भी कोई स्मोक वगैरह वुड वगैरह बर्न करने से। कुल मिला के हाइड्रोकार्बन बेस्ड जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड मेनली प्रोड्यूस होता है थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं जिसे मेनली प्रोड्यूस होता है।
डिसॉल्व ऑक्सीजन हो ही गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 8 मिलीग्राम पर लीटर और 4 मिली। TDS टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, पानी में टोटल कितने इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या जो सॉलिड्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो डिसॉल्व हैं, ये किससे पता चलता है? TDS वैल्यू से। क्योंकि पानी अच्छा सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, कुछ भी इसमें डिसॉल्व हो सकता है। तो हर तरह के सॉल्ट, हर तरह के कैटायंस, एनायंस, मिनरल्स वगैरह सभी इसमें डिसॉल्व होते हैं। और मिनरल वगैरह तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में पानी में हो तो वो वाटर हेल्दी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन से मेन सॉलिड्स होते हैं या फिर कौन कौन से मेन सॉल्ट्स होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, 4 एलिमेंट्स होते हैं मेन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। इन्हीं के क्लोराइड्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स वगैरह जो है डिसॉल्व होते हैं वाटर में। और अगर प्योर वाटर होगा तो प्योर वाटर बिल्कुल टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। उसमें जो कलर या फिर स्मेल अगर आती है तो वो किसकी वजह से होगी? पॉल्यूटेंट्स की वजह से। वाटर पॉल्यूशन कितना है, कोई वाटर बॉडी कितनी पॉल्यूटेड है या कितनी ज़्यादा कंटेमिनेटेड है, उसको मेजर करने के लिए मेन जो है वो यूज़ किया जाता है COD। COD क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD जितना ज़्यादा होगा पानी उतना ही ज़्यादा कंटेमिनेटेड होगा, COD जितना कम होगा पानी उतना ही साफ होगा। जैसे कोविड के टाइम में गंगा का COD जो था, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, यानी कि उसमें पॉल्यूटेंट्स जो है वो बहुत कम हो गए थे, जिस वजह से पानी साफ हो रहा है। लेकिन कोविड के बाद में दोबारा से मिलना चालू हो गया। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन की जो डेफिनेशन है प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट इन अ बॉडी ऑफ वाटर। जब पानी में किसी भी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में 3 तरह के लेक हैं, 3 तरह के लेक्स के नाम याद रखते हैं: ओलिगोट्रॉपिक लेक, मेसोट्रॉपिक लेक और यूट्रोट्रॉपिक लेक। यूट्रोफिकेशन में जब पानी में बहुत ज़्यादा किसी वाटर बॉडी में, फ्रेश वाटर बॉडी में जब मिनरल्स इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा चालू हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं, तो वो यूट्रोट्रॉपिक हो जाता है। सबसे कम न्यूट्रिएंट्स किसमें है? ओलिगोट्रॉपिक में। सबसे ज़्यादा किसमें है? यूट्रोट्रॉपिक में। जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा एल्गे वगैरह वहाँ पे होंगे, पानी साफ नहीं निकलेगा। अगर पानी में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे और सारी चीज़ें नहीं दिखती, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए है। ओलिगोट्रॉपिक लेक जो होते हैं बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई देंगे आपको, उनके जो बेस है बिल्कुल वो भी दिखाई देगा साफ साफ, बिल्कुल साफ पानी होता है इसमें। मेसोट्रॉपिक लेक में थोड़े बहुत पेड़ पौधे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। यूट्रोट्रॉपिक लेक्स में कुछ भी नहीं दिखेगा, वहाँ पे सिर्फ आपको और घने पेड़ पौधे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एल्गे जो होता है वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। फाइटोप्लैंक्टन नाम याद रखना है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? एल्गे होता है और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं। और इस जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है एल्गल ग्रोथ या एल्गे ग्रोथ। अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन में से तो कुछ इतना बहुत ज़्यादा आता नहीं है। सॉइल पोल्यूशन और पोल्यूशन
कुछ बचा हुआ है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे मंडे ट्यूसडे और नेक्स्ट वेंसडे तक एनवायरनमेंट वाला फिर मंडे क्लास है। कोशिश करेंगे ट्यूसडे को खत्म हो जाए, नहीं तो वेंसडे तक जो है हमारी एनवायरनमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। पॉज करोगे।